एशिया के साउदर्न पार्ट में इंडिया और तिब्बत के बीच में बसा है एक ऐसा खूबसूरत देश जो बेशक एशिया के छोटे देशों में से एक है, लेकिन यहाँ बसती है दुनिया के 10 में से 8 हाईएस्ट और बेहद ही खूबसूरत हिमालयन माउंटेन्स। इसी देश में है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। आसमान को चूमते इन पर्वतों को देख के लगता है कि आप कोई दूसरी दुनिया में आ चुके हो। सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही नहीं, आपको दिखेगा हरियाली से भरी खेत। एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति को आज भी संजो के चल रहा है, नेपाल। आज हम जा रहे हैं नेपाल के एक ऐसे शहर में जो मॉडर्नाइजेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। फिर भी यहाँ आके आपको लगेगा कि आप कई सौ साल पुराने सिविलाइजेशन का हिस्सा बन चुके हो, जहाँ आपको एक तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटी का फास्ट फॉरवर्ड लाइफ मिलेगा और दूसरी तरफ इन पुराने आर्किटेक्चर की इमारतों को देखकर ठहराव का एहसास होगा। जगह जगह पर शांति स्तूपा दिखेगा जो आपको सुकून का अनुभव कराएगा। जहाँ बसती है हमारे महादेव की बहुत ही भव्य और प्राचीन मंदिर, और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक हैपनिंग नाइट लाइफ। लेट्स एक्सप्लोर द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। यह है काठमांडू। अभी हम आ चुके हैं काठमांडू के दरबार स्क्वायर में, और यहाँ का जो वुडन आर्किटेक्चर है बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग है। ये सिर्फ आपको दरबार मार्ग में नहीं बल्कि पूरे काठमांडू के हर गली नुक्कड़ में ऐसा ही आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। काठमांडू नाम का संस्कृत में मतलब है कष्ट मंडपा। कष्टा का मतलब लकड़ी और मंडपा का मतलब इमारत। यहाँ का ज्यादातर घर लकड़ियों से बनाया हुआ है और इससे ही काठमांडू की पहचान होती है। जैसे ही आप दरबार स्क्वायर में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है कि मानो आप इतिहास और विरासत के जीते जागते म्यूजियम में आ गए हो। चारों ओर खूबसूरती से नक्काशी किए गए लकड़ियों के मंदिर और महल को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि समय थम सा गया है। मानो आप किसी राजशाही साम्राज्य में पहुंच चुके हो। दरबार मार्ग के पास में एक बहुत ही फेमस मोमो का दुकान है, नारायण दाइको का मोमो दुकान का नाम है। यहाँ पे हमने लिया है मोई। ये एक्चुअली बटर मिल्क है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खाया जाता है, पिया जाता है। और उसके साथ में हमने लिया है चिकन ब्रेस्ट मोमो। इनका मोमो बहुत ही ज्यादा यहाँ फेमस है। तो एक्चुअली इनका बटर मिल्क में नमक नहीं होता है, आप चाहे तो अलग से डलवा सकते हैं, मगर फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो काठमांडू में गर्मी पड़ने लगी है ना, उसके लिए ये चिल आइटम बहुत मस्त है। इन्हें से रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा। ग्रीन चटनी भी ले सकते। यहाँ हमारा आ गया गर्मा गर्म चिकन झोल मोमो। तो झोल बेसिकली ट्राई करके बताते हैं। हल्का खट्टा खट्टा फ्लेवर है, स्पाइसी है, अच्छा लग रहा है खाने में। चिकन का मोमो खाते हैं क्योंकि गर्मा गर्म मोमो सर्व हुआ है और ये मोमो के लिए ही फेमस है। बहुत ही फ्लेवरफुल, मतलब मोमो इतना फ्लेवरफुल हो सकता है, इसका कलर ही आपको बताएगा। अंदर पूरा ब्राउन कलर का चिकन है, अंदर देख सकते हैं पूरा ब्राउन है। डिलीशियस। और एक चीज खासियत है इस दुकान का, ये जो झोल है अनलिमिटेड ले सकते हैं, कभी आपको मना नहीं किया जाएगा। और बहुत ही मस्त है खाने में, खट्टा है, स्पाइसी है, मेरे लिए तो मजेदार है क्योंकि मुझे ये दोनों चीजें पसंद है। हमने पठाव बुक किया और 300 नेपाली रुपीस में पहुंच गए स्वयंभू टेम्पल। स्वयंभू मंदिर एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। अराउंड 400 सीढ़ी चढ़कर आपको मंदिर पहुंचना होता है।
स्वयंभूनाथ मंदिर काठमांडू के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के अंदर स्वयं से प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती है, इसीलिए इस मंदिर का नाम स्वयंभू टेम्पल पड़ा। मंदिर के ऊपर आंखों का नवकाशी बुद्धा के विजडम और कॉम्पेशन यानी कि करुणा को दर्शाता है। यहाँ आपको हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही कल्चर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा टाइप का स्तूपा आपको काठमांडू में और भी बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, और इसका जो आर्किटेक्चर का खूबसूरती है यही काठमांडू को और भी खूबसूरत बनाती है। इस मंदिर में कदम रखते ही आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा, मानो कि बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट पे आप आ चुके हो। तो यहाँ आप लोगों को बहुत सारे सोवेनियर शॉप मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको नेपाली और तिब्बतन कल्चर का बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे जो आप खरीद सकते हैं। यहाँ ऊपर से पूरा काठमांडू सिटी दिख रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल। इतना सुंदर लग रहा है, दूर छोटा छोटा पहाड़ दिख रहा है। स्वयंभू टेम्पल को कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी देर के ड्राइव करके हम पहुंचे बौद्धनाथ स्तूपा। बौद्ध धर्म में शांति स्तूपा को शांति और सद्भावना यानी कि हार्मोनी का प्रतीक माना जाता है, और इसी वजह से ये स्तूपा आपको नेपाल के हर जगह में दिख जाएगा। तो हमने यहाँ टिकट ले लिया है, तो इंडियंस के लिए 100 रुपीज़ का प्राइस है टिकट का, और अदर फॉरेन कंट्रीज के लिए 400 रुपीज़। बौद्धनाथ स्तूपा सिर्फ नेपाल का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा है। भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, इवन चाइना से लोग यहाँ आकर स्तूपा का परिक्रमा करते हैं। तो अभी दोपहर हो गई है, भीड़ तो अभी काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप सुबह सुबह आते हैं तो यहाँ भीड़ कम मिलेगा, काफ़ी सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और बहुत सारे कलर्स के फ्लैग लगे हुए स्तूपा के आसपास, ये स्तूपा को और भी खूबसूरत बना रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम पहुंचे नेपाल के सबसे प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर में। तो हम आ गए अंदर। यहाँ पे आपको सब चीज़ जमा करना होगा, जूता, चप्पल, बैग, कैमरा वगैरह सब यहाँ पे हम लोग जमा करके फिर अंदर जाएंगे दर्शन करने। ये मंदिर महादेव के पशुपति रूप को समर्पित है। पशुपतिनाथ का मतलब पशु का स्वामी, जो धरती में रहने वाले सभी जीव जंतु और पशुओं का रक्षा करते हैं। इस मंदिर की कथा भारत के उत्तराखंड राज्य के चारों धामों में से एक केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडव महाभारत का युद्ध खत्म करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, तब भोलेनाथ ने उनकी भक्ति को देखकर अनचाहे मन से भैंसे के रूप में उन्हें दर्शन दिया, जो बाद में भैंसे के रूप में ही धरती में समाने लगे। तब भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान में ये घटना घटी, आज उस जगह को हम केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं, जहाँ पे भैंस के पिछले भाग की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। और जिस स्थान में उनका मुख धरती से बाहर आया, उस जगह को हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब वो धरती से बाहर निकले तो उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए और भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुखी लिंग के रूप में प्रकट हुए। दे दीजिए, एक पीस ही लगाइए पहले और एक समोसा लगाइए। तो पशुपति के सामने हमने लिया है ये सेल रोटी। पहले भी हमने ट्राई किया है मेघालय में, यहाँ पे भी खाते हैं। एक्चुअली ये नेपाली डिश है, हल्का स्वीट होता है खाने में, मस्त लगता है, स्वीट है, मज़ा आ रहा है खाने में। ऊपर का लेयर क्रंची होता है, अंदर पूरा सॉफ्ट होता है, स्वीट होता है। अभी ठंडा हो गया थोड़ा सा, बट अभी भी मज़ा आ रहा है खाने में। इसके साथ में अचार या सब्जी वगैरह दिया जाता है, हमने ऐसे ही लिया है खाने के लिए। महादेव के दर्शन के बाद हम वापस आ जाते हैं थामिल में। तो ऐसे रोड पे चलते चलते हमें एक और स्तूपा मिल गया है। होटल में आके थोड़ा फ्रेश होने के बाद अभी फिर से निकल गए हैं। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर के अंदर एक हॉस्टल है, योग हॉस्टल। सो बेसिकली योग हॉस्टल का एक कैफ़े है, जिससे बहुत वाला व्यू मिलता है काठमांडू सिटी का। तो आज वेदर भी बहुत क्लियर है, तो इसीलिए आज वो कैफ़े में जाएंगे, थोड़ा चिल विल करेंगे। सूर्य की पूजा
रात होते ही हम निकल गए थामिल मार्केट को और यहाँ के नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने। काठमांडू में थामिल जो एरिया है वो बेस्ट है स्टे के लिए भी और नाइट लाइफ के लिए भी। अभी 8-9 बजे रात का नाइट लाइफ शुरू होता है, बट अभी से ही वो वाइब फील हो रहा है। मतलब हर तरफ बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट वगैरह, मतलब अलग ही वाइब है इस जगह का। Cheers! यहाँ के कैफेज, वाइब्रेंट स्ट्रीट, सब कुछ इस जगह में एक जान सा डाल देता है। तो अभी हम लोग निकले हुए हैं काठमांडू के कुछ लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक्चुअली हमारे हॉस्टल में कुछ लोकल लोग हैं जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि थामिल से थोड़ी दूर पे बहुत सारे ऐसे लोकल मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे आइटम मिल जाएंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोकल यूज़ में आता है, जो हमारे लिए नया हो सकता है। मतलब इंडिया में जो नहीं दिखता है Exactly. लोकल मार्केट्स में, तो वही सब एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। आप नहीं बोल पा रहे हो क्या बेसिकली ये मार्केट एक्चुअली लोकल लोगों के लिए है और इतना ज़्यादा हसलिंग बसलिंग मार्केट है ना, हमेशा गाड़ी, बाइक, स्कूटी आना जाना कर रहा है। मतलब इट्स टू टफ टू वर्क हियर।